मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा उनमें मिलने वाली जो स्पेसिफिक सेल्स हुआ करती हैं उनके बारे में, और जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हुआ करती हैं जैसे क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकून, मॉल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ब्रूनर्स ग्लैंड्स और पेयर पैचेस, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाले डाइजेशन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन हुआ करता है और उनके द्वारा किस प्रकार से भोजन के पाचन की क्रिया को संपन्न कराया जाता है उनके बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाला जो फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम जो हम आज स्टडी कर रहे हैं वो है कौन सा, म्यूसिन। और इस म्यूसिन के बारे में अपन ने अपने पहले वाले वीडियो के अंदर स्टडी की थी, पढ़ा था कि ये म्यूसिन जो हुआ करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा वाले भाग से स्रावित हुआ करता है। और ये जो म्यूसिन हुआ करता है, ये म्यूसिन पाचन की क्रिया में केवल और केवल भोजन को नम व लसलसा बनाने का काम करता है। ओके, तो भोजन को नम और लसलसा बनाने का काम कौन करता है, म्यूसिन करता है। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है वो होता है एंटेरोकाइनेज। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंटेरोकाइनेज। इस एंटेरोकाइनेज को क्या कहते हैं, ब्रुश बॉर्डर एंजाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रुश बॉर्डर एंजाइम्स भी इसको बोलते हैं। और इसके बारे में आप भी पढ़ चुके हो पेनक्रियास से, जब अपन ने डाइजेशन को देखा था पेनक्रियास में, तब उसमें आपने देखा था कि पेनक्रियास से स्रावित होता है ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन। तो इस ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को जो कि अक्रियाशील होता है उसको अपनी सक्रिय अवस्था यानी कि ट्रिप्सिन में परिवर्तित करने का काम कौन कर रहा था, एंटेरोकाइनेज कर रहा था। और तब मैंने आपको बताया था कि एंटेरोकाइनेज जो हुआ करता है वो पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले अक्रियाशील ट्रिप्सिनोजन को अपनी क्रियाशील अवस्था यानी कि ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। पर इस एंटेरोकाइनेज का स्त्राव कहां से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। कहां से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तीसरा जो एंजाइम यहां पर प्रेजेंट हुआ करता है वो कहलाता है इरेप्सिन। क्या कहलाता है, इरेप्सिन। ये क्या है, ये है ग्रुप ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम्स का ग्रुप है ये, अमीनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। ओके, तो ये अमीनोपेप्टाइडेज ग्रुप ऑफ अमीनोपेप्टाइडेज एंड दूसरा कौन बताया मैंने आपको, डाइपेप्टाइडेज। तो ये अमीनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज का क्या होता है, ग्रुप हुआ करता है। अब देखो नाम से पता चल रहा है पेप्टाइडेज। ओके, तो ये प्रोटीन की जो मध्यवर्ती अवस्थाएं हुआ करती है उनका पाचन करके उनको पूर्णतः अमीनो अम्लों में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ये तीन वो महत्वपूर्ण एंजाइम हुआ करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित हुआ करते हैं। इनको मैंने तीन इसलिए बोला क्योंकि इनके अलावा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित हो रहे हैं उन सभी को आप पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको इस वीडियो के साथ इसी चैप्टर के अंदर इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको उन सबको वापस एक बार डिस्कस कर दूंगा, पर उनको आप एक बार स्टडी कर चुके हैं। कहां पर, पैनक्रियाटिक जूस से होने वाले डाइजेशन की प्रोसेस में। इसलिए तीनों यहां पर इस वीडियो के अंदर विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। पहला म्यूसिन जो कि भोजन को नम और लसलसा बनाता है। दूसरा एंटेरोकाइनेज, इसके बारे में भी आप पैनक्रियाटिक जूस में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिनोजन था उसको ट्रिप्सिन में परिवर्तित करने का काम इस स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाले इस एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा किया जा रहा था, जबकि ट्रिप्सिनोजन का स्त्राव कौन कर रहा था, पैनक्रियास कर रहा था। तीसरा इरेप्सिन हुआ करता है जो कि ग्रुप है अमीनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज का।
ये प्रोटीन की मध्यवर्ती अवस्थाओं को जो पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड्स के रूप में हुआ करती है उनको अमीनो अम्लों में तोड़ करके प्रोटीन के पूर्ण पाचन की क्रिया को संपन्न करने का काम करता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं, जिनको आप वैसे ज्यादातर को आप पैनक्रेटिक जूस से होने वाले डाइजेशन में स्टडी कर चुके हैं, वो ही यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते हैं। तो अपन उनको एक बार वापस से इस वीडियो के अंदर स्टडी कर लेते हैं। तो उनकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है सुक्रेज। कौन सा है? सुक्रेज। ओके, ये जो सुक्रेज हुआ करता है, ये सुक्रेज सुक्रोज, जो कि एक प्रकार की ओलिगोसैकेराइड हुआ करती है, इस सुक्रोज को किसमें बदलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ओके, ये दोनों क्या है? ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। ओके, तो ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स की तुलना में जटिल प्रकार की क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करती हैं। और डाइजेशन में आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में, यानी कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, पर ये जटिल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है जिसको पाचन की क्रिया में सरलतम प्रकार की कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जा रहा है। ओके, तो सुक्रेज सुक्रोज प्रकार की जो ओलिगोसैकेराइड हुआ करती है उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रकार की मोनोसैकेराइड्स में परिवर्तित करने का काम करता है। एक और डाइजेस्टिव एंजाइम जो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में रोल प्ले करता है वो कौन है? माल्टेज। ये माल्टेज माल्टोज, ये भी एक प्रकार की ओलिगोसैकेराइड है। ओके, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस माल्टेज द्वारा परिवर्तित होती है किसके अंदर? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो कि पहले ही बताया मैंने आपको क्या है? मोनोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल रही है? सरलतम कार्बोहाइड्रेट में बदल रही है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ओलिगोसैकेराइड माल्टोज, इसका पाचन कौन करता है? इसका पाचन करता है माल्टेज। कौन करता है? माल्टेज। ओके, इसी प्रकार से एक और एंजाइम जिसको अपन बोलते हैं लैक्टेज, ये क्या करता है? ये लैक्टोज, ये भी एक प्रकार की ओलिगोसैकेराइड हुआ करती है। इस लैक्टोज को ये लैक्टेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों भी ध्यान रखना मोनोसैकेराइड्स है, यानी कि सरलतम प्रकार की कार्बोहाइड्रेट हुआ करती हैं। तो लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज प्रकार की जो ओलिगोसैकेराइड्स हुआ करती है, कार्बोहाइड्रेट हुआ करती है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है लैक्टेज। ओके, तो ये तीनों सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये तीनों अपन पैनक्रेटिक जूस में भी स्टडी कर चुके हैं और ये तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाचन की क्रिया को संपन्न करने का काम करते हैं। इसके अलावा अन्य जो पाचक एंजाइम हुआ करते हैं उनमें आता है आपके पास लाइपेज, नेक्स्ट कौन है? लाइपेज। ये वसाओं का पाचन करते हैं। वसाएं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में है, ओके, जटिल प्रकार की वसाएं हैं, इनको मोनोग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, यानी कि वसीय अम्लों में तोड़ने का काम करता है कौन? लाइपेज। ओके, इसके अलावा एक और पाचक एंजाइम जिसको भी अपन पैनक्रेटिक जूस में स्टडी कर चुके हैं, कौन है? पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज मैंने आपको बताया था डीएनए और आरएनए दोनों क्या हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हुआ करते हैं। ओके, तो ये जो भोजन के साथ केंद्रक और केंद्रक के अंदर उपस्थित जो अनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए और आरएनए हुआ करता है उसका पाचन करने का
काम करता है। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हुआ करते हैं, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड को इनके सरलतम रूप में, सबसे सरलतम में तो जाएंगे नहीं एकदम, है ना। तो पहले ये जैसे डीएनए है, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए है, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इनको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि उनके पाचन करते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो डीएनए को डीएनएज एंजाइम और आरएनए को आरएनएज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम करता है। ओके, इसके अलावा जो और विशेष पाचक एंजाइम जो इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का पूर्ण पाचन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होते हैं परंतु इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हुआ करते हैं। वो कौन है, उसको अगर अपन देखें तो वो है न्यूक्लियोटाइडेज। देखो नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोटाइडेज, यानी कि ये किसको डाइजेस्ट करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को किसको, न्यूक्लियोटाइड को किस में तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर और फॉस्फेट में। इसलिए इनको न्यूक्लियोटाइडेज को फॉस्फेटेज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियोटाइडेज या फॉस्फेटेज, तो न्यूक्लियोटाइड को किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को किस में तोड़ने का काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। कौन करता है ये काम, ये काम करता है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। ओके, तो देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन थे, डीएनए और आरएनए थे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड में किसने तोड़ा, उसने तोड़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज ने। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को यानी कि डीएनए और आरएनए को किसमें तोड़ा था, न्यूक्लियोटाइड में। अब न्यूक्लियोटाइड को कौन तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइडेज, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का पाचन कौन करता है, न्यूक्लियोटाइडेज। तो इस पाचन की क्रिया में न्यूक्लियोटाइड जो है किसमें बदल जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर। किसमें बदल गए, न्यूक्लियोसाइड में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित हुआ करता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइडेज। क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोसाइडेज। ओके, अब ये न्यूक्लियोसाइडेज जो होता है, ये इन न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर और नाइट्रोजन बेस में, शुगर और नाइट्रोजन बेस में तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि पाचन करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए हुआ करता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं डीएनए का फॉर्मेशन किससे होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है शुगर से, नाइट्रोजन बेस से और फॉस्फेट से। तो शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट मिलकर के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं डीएनए की जो स्ट्रक्चर हुआ करती है उसमें जो इसके कंपोजिशंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके, और आपको ये पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज का जो रोल हुआ करता है डाइजेशन में, एक बार वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं। ओके, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर जो है वो डीएनए को या डीएनए के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यानी कि केवल ध्यान रखना, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स को अपन स्टडी कर रहे हैं। ओके, ताकि ये डाइजेशन की प्रोसेस में आपको इन तीनों के रोल, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज के, न्यूक्लियोटाइडेज के और न्यूक्लियोसाइडेज के रोल्स आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देखो शुगर का एक मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन बेस के साथ मिलता है और मिलकर के क्या बनाता है, पहले न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड हुआ करता है, ये न्यूक्लियोसाइड अटैच होता है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। यानी कि फिर इससे आकर के कौन जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो ये, यानी कि एक न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, एक शुगर एक नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड बना रहा है। अब ये न्यूक्लियोसाइड जब एक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ओके, यानी कि अभी कितना बना है, एक न्यूक्लियोटाइड बना है।
अब इन न्यूक्लियोटाइड्स का जो पॉलीमर हुआ करता है यानी कि बहुलक हुआ करता है, वो बहुलक क्या बनाता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ओके, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्चुअल में कौन होते हैं? वो एक्चुअल में होते हैं डीएनए या आरएनए। तो डीएनए और आरएनए क्या है? इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ओके, तो ये तो अपन ने देखा डीएनए के स्ट्रक्चर को, के फॉर्मेशन को, है ना। अपने को यहाँ फॉर्मेशन नहीं देखना, अपने को तो उसका डाइजेशन देखना है। तो डाइजेशन अगर अपन देखें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे सरलतम रूप जो है डीएनए या आरएनए के, वो कौन है? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट है। यानी कि डीएनए का आरएनए का जब पूर्ण पाचन अगर होगा तो डीएनए और आरएनए किसमें टूटेंगे? शर्करा यानी कि शुगर में, नाइट्रोजन बेस में और फॉस्फेट में टूटेंगे। तो यहां पर जो पाचन होता है, अभी अपन ने देखी थी डीएनए के स्ट्रक्चर कि डीएनए का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। अब अपन देखेंगे डीएनए का पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है कौन? डीएनए और आरएनए। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हुआ करते हैं, इनको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम जिस पाचक एंजाइम द्वारा किया जाता है, वो पाचक एंजाइम कौन सा होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस में तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हुआ करते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में तोड़ने का काम कौन करेगा? ये तोड़ने का काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। कौन करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड पर क्रिया करेगा और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के निर्माण को संपन्न करेगा। अब इन न्यूक्लियोसाइड का पाचन कौन करेगा? इन न्यूक्लियोसाइड का पाचन करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो इस न्यूक्लियोसाइड को, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन किससे हुआ है? शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। तो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड को शुगर और नाइट्रोजन बेस में तोड़ने का यानी कि पाचन करने का काम करता है। तो इस प्रकार डीएनए और आरएनए का पूर्ण पाचन जो है वो संपन्न होता है तीन एंजाइमों द्वारा, तीन प्रकार के एंजाइमों द्वारा। पहला न्यूक्लियोटाइडेज, जो इन डीएनए आरएनए जो कि एक प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हुआ करते हैं, इनको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। फिर न्यूक्लियोटाइडेज इन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में तोड़ता है। फिर न्यूक्लियोसाइडेज, है ना, वो इस न्यूक्लियोसाइड को शर्करा और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार में तोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के पाचक एंजाइम भोजन के साथ प्रवेश करने वाले इन अनुवांशिक पदार्थों के पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस हुआ करती है वो इन सभी जो एंजाइम्स द्वारा हुआ करती है, इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पर ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण क्रिया संपन्न हुआ करती है जिसे हम बोलते हैं अवशोषण। ओके, जिसके द्वारा ये पचित भोज्य पदार्थ जो हुआ करते हैं वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल से होकर के रक्त में प्रवेश करते हैं। तो किस प्रकार से इन पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण हुआ करता है वो अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।